नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट की अगली कड़ी में आज का हमारा वीडियो है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारे गुणवत्ता में और सुधार करने का महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है और हमें एक अंदर से उद्वेलित भी करने का काम करेगा। फिर हम प्रश्न संख्या 1 पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता का मतलब कि बालक के मौलिक विकास, बालक नई नई चीजें सोचे कि वह क्या कर सकता है, यानी सृजन कर सकता है। एक अंदर से बालक के मन के अंदर भावना हो कि हम कुछ नई चीजें करें। एडिसन ने बल्ब बनाया, ऐसे नहीं बनाया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ऐसे नहीं किया। उनके अंदर जो है सृजन करने की क्षमता थी, सोचने की क्षमता थी। फिर उन्होंने वहीं से वह चीज किया। फिर क्या चीज होनी चाहिए, किसके कारण, आपका साइकोलॉजी में क्या चीज सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, देखिए पहले ही दे दिया। अपसारी चिंतन को सृजनात्मकता भी कहते हैं, स्पष्ट रूप से एकदम बिल्कुल। सृजनात्मकता ये तो हो गया। अपसारी चिंतन आपका विकल्प ए सही है। अभिसारी चिंतन नहीं हो सकता, अहंवादी हो ही नहीं सकता और सामवेगिक हो ही नहीं सकता, यानी विकल्प ए आपका सही। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? कह रहा है जो दिया हुआ आपका विकल्प है कि कौन सी ऐसी, जो हमारा दिया हुआ विकल्प है उसमें से क्या है जो संख्या की गणना का एक पहलू नहीं हो सकता। तो पहले पहलू हो सकता है देखते हैं, किससे हम संख्या सोच सकते हैं, यह देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण पहलू संख्या सीखने का पंक्तिबद्धता, पंक्तिबद्धता हो सकता है। जैसे देखिए क्रम में बच्चे अगर खड़े हैं तो हम गिन सकते हैं कि इस क्रम में इस पहली पंक्ति में इतने बच्चे हैं, दूसरी पंक्ति में इतने बच्चे हैं, तीसरी पंक्ति में इतने बच्चे हैं। इस तरीके से हम पंक्तिबद्धता से हम संख्या को सीख सकते हैं। तो ये हमारा हो सकता है। ठीक, गणना, गिनती भी अगर सीखते हैं तो हमारा संख्या सीखने का एक पहलू है। ठीक, अंक लिखते हैं तो अंक भी लिखेंगे तो भी हमारा क्या होगा, संख्या सीख सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब सीखेंगे तो हमारा, लिखेंगे तो हमारा संख्या सीख सकते हैं। संरक्षण का मतलब किसी को सुरक्षा देना, संरक्षित करना। इससे हम संख्या नहीं सीख सकते। किसी चीज की कोई सामान है उसको सुरक्षित कर रख दिए हमने, ठीक, तो उससे हम गणना कैसे सीखेंगे? संख्या नहीं सीख सकते। तो यह हमारा नहीं हो सकता है। ठीक, ये हमारा नहीं हो सकता। तो ये हमारा अगर कहा जाए कि क्या महत्वपूर्ण पहलू है में, ये है। ठीक, संख्या समझ ये नहीं है। ठीक, बाकी चीजें हैं। तो जब दे दिया कि महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो नहीं है में ये सब क्या है तो ये गलत हो जाएंगे, और ये जो है नहीं है तो ये सही हो जाएगा। आपका विकल्प क्या होगा? डी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यह पूछ रहा है कि अगर बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो इसमें क्या सही हो सकता है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह असावधान है, ऐसा नहीं हो सकता। हम सावधानी में भी गलती हमसे हो सकती है, तो ये गलत है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का एक अंग है। ठीक, सीखने का एक अंग है। थॉर्नडाइक ने दिया है एक प्रयास एवं त्रुटि।
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है बाल मनोविज्ञान में कि यदि हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो अगर हमसे गलती हो रही है तो गलती होने के बाद भी हम यह सोचते हैं कि आखिर गलती हुई क्यों, और हम अपनी गलतियों से भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो यह विकल्प आपका सही है। लेकिन आगे देखते हैं, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, यानी शिक्षक बिल्कुल सीधा हो और उन्हें उस पर कोई दंड नहीं देते हैं। ठीक है कि दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा है कि शिक्षक सौम्य होगा तभी बालक गलती करेगा, ऐसा नहीं है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। महत्वहीन तो हो ही नहीं सकता। यदि बच्चे गलतियां कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। ठीक, बच्चे गलतियां करेंगे तो अध्यापक यह सोचेगा कि आखिर बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं और उनकी गलती को कैसे सुधारा जाएगा। इसलिए आपका विकल्प डी भी नहीं हो सकता। विकल्प डी क्या है आपका? सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे कैसे सीखते हैं? सीखने के लिए तो कई तरीके हैं, लेकिन जो विकल्प में दिया है उसको देखेंगे। जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना यानी रटना, हमने आपको पहले ही बता दिया, रटना जो है, रटना मना है। ठीक ना? रटना जहां भी आ जाए वह विकल्प आपका सीधा सीधा क्या होगा? गलत। वे श्यामपट्ट पर लिखे उत्तरों की नकल करना, उत्तरों की नकल करना भी क्या है? मना है। ये भी क्या होगा? जहां भी किसी का नकल करना होगा वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। गतिविधियों एवं कार्यों में जब सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो वहां वह कुछ सीखते हैं, एनसीएफ 2005 कहता है। यानी यह विकल्प आपका सी क्या है? सही है। फिर अगला डी भी देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं वह बच्चों को नियंत्रित करता है। यहाँ कंट्रोलिंग भी क्या है आपका? गलत है। कंट्रोलिंग भी पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए, यानी विकल्प डी भी क्या है आपका? गलत है। विकल्प सी आपका सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एनसीएफ 2005 के बाद एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गठित हुई थी, किसकी वकालत कर रहा है? हमारे पास नीचे दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा, यानी जो शिक्षा होनी चाहिए वह समावेशी हो। कमजोर बच्चों को भी देना चाहिए, लड़कियों को भी वही शिक्षा देना चाहिए, विकलांग बच्चों को भी देना चाहिए, मैंने विशिष्ट और सामान्य सबके लिए एक शिक्षा का रूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है। यानी समावेशी शिक्षा आपका क्या है? सही है। लेकिन फिर हम देखते हैं आगे भी, पृथक्करण, बांट करके शिक्षा नहीं दे सकते, यह विकल्प आपका गलत है। मुख्य धारा का भी शिक्षा आप नहीं दे सकते, केवल एक मुख्य धारा की शिक्षा आप नहीं दे सकते, गलत है। एकीकृत शिक्षा भी आप नहीं दे सकते, केवल एक चीज आप नहीं सिखा सकते किसी बच्चों को, यह भी आपका विकल्प डी गलत है। विकल्प ए क्या है आपका? सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है? देखिए, विकास के व्यापक आयाम, पहले यदि आप इसको समझेंगे तो आपको जानना पड़ेगा विकास के पक्ष। विकास के 5 पक्ष हैं। पहला है शारीरिक, याद नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है नैतिक, संवेगात्मक। ठीक ना? संवेगात्मक, और 5वां है नैतिक। यह है विकास के 5 पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। अब देख लीजिए, यदि आपको यह विकास के पक्ष याद हैं, ठीक, तब तो आप इस विकल्प में मार देंगे। यदि नहीं पता है, नहीं याद है, तो आप जो है नहीं याद कर पाएंगे। ठीक, यहां आप जो है जाकर के फंस जाएंगे। तो आपको विकास के 5 पक्ष आपको याद करना पड़ेगा। यहां देख लीजिए कौन कौन सा है। संवेगात्मक है, ठीक, बौद्धिक विकास कहीं नहीं है, आध्यात्मिक और स्व तो एकदम बिल्कुल नहीं है,
तो यानी यह क्या होगा, है ही नहीं। शारीरिक है, व्यक्तित्व नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, संवेगात्मक है केवल, यानी यह आपका विकल्प बी भी गलत है। सामाजिक है, शारीरिक है, व्यक्तित्व और स्व नहीं है, यानी यह भी विकल्प आपका क्या है, गलत है। शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है एवं संवेगात्मक। अब यहाँ संज्ञानात्मक हमने विकास ये पक्ष तो बताया, संज्ञानात्मक इसमें दिया है, यहाँ मानसिक हमने आपको बताया, तो मानसिक यहाँ संज्ञानात्मक आप इसको लिख सकते हैं, संज्ञानात्मक। ठीक, तो यानी आपका विकल्प डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 7वां, जेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों हैं, 6वां और 7वां। जेंडर क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि जेंडर जैसे पुरुष और महिला बोला जा रहा है समाज में, तो है क्या चीज? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, साइकोलॉजिकल जो है नेचर बना हुआ है कि पुरुष और महिला है, लड़का और लड़की है, तो यह मनोवैज्ञानिक सत्ता नहीं है, यह गलत है। यह एक सामाजिक संरचना हो सकता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि सामाजिक समाज में ही पुरुष और महिला कहा जाता है और पुरुष और महिलाओं के द्वारा एक नए जो है समाज का संरचना होता है। तो यह एक सामाजिक संरचना है, लेकिन आगे विकल्प देख लें। एक आर्थिक अवधारणा तो हो ही नहीं सकता, आर्थिक अवधारणा लैंगिक से कोई मतलब नहीं। एक जैविक निर्धारक, कोई यह जरूरी नहीं कि यह जैविक निर्धारक ही जो है हमारा जेंडर होगा। ठीक, यह भी विकल्प आपका गलत है, विकल्प बी क्या है आपका सही है। यह एक सामाजिक संरचना है, समाज ने पुरुष और महिला का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? बच्चे प्रगतिशील हो यानी आगे बढ़ रहे हो अपने कार्य के प्रति। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, कभी निष्क्रिय अनुकारक बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे हमेशा सक्रिय कारक हैं। ठीक ना, तो ये आपका निष्क्रिय जब आ गया तो ये आपका गलत हो गया। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में हमने आपको बताया, अभी बच्चे यहाँ पहले ही मैंने बताया कि बच्चे निष्क्रिय अनुकारक नहीं हो सकते, सक्रिय कारक हैं, इसलिए बी आपका सही है। खाली स्लेटों के रूप में ऐसा नहीं है, बच्चे खाली स्लेट भी नहीं है, ये गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में, बच्चे छोटे वयस्क कैसे हो सकते हैं भाई, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, ये भी आपका विकल्प गलत है। यानी विकल्प बी आपका क्या है सही है। बच्चे प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? सबसे पहले देख लेते हैं गणितीय प्रक्रम है क्या। ठीक, नहीं है को आप हटा दीजिए, केवल हैं पे आप आइए। मानस दर्शन गणितीय प्रक्रम है क्या? मानस दर्शन, वैदिक गणित क्या है? मानस दर्शन। आकलन करना, हम आकलन भी कर सकते हैं। कंठस्थ करना कभी गणित का प्रक्रम नहीं हो सकता, यानी यह आपका नहीं है। ठीक ना, तो ये गलत है। पक्षांतरण यानी ये भी हो सकता है, कभी आपने देखा होगा कि पक्ष का इधर से उधर करके भी हम सवाल हल कर सकते हैं, तो ये भी है। यानी यदि गणितीय प्रक्रम है तो कौन नहीं है? यह नहीं है, यानी यह क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। यदि नहीं है दे दे तो क्या होगा, ये आपका विकल्प बी सही होगा। अगला है प्रश्न, बच्चे सामाजिक अंतःकरण से भाषा सीखते हैं। सामाजिक अंतःकरण से बच्चे भाषा सीखते हैं, यह किसने कहा है? जीन पियाजे ने संवेगात्मक संज्ञानात्मक दिया था, स्किनर ने नहीं दिया था, पावलोव ने भी नहीं दिया था, वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चे सामाजिक अंतःकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं, यानी विकल्प डी क्या है आपका सही है। अगला है प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यदि भाषा सीख रहे हैं तो कौन सा ऐसा मतलब कि भौतिक सामान होगा जिसके द्वारा बच्चे जो है
भाषा को आसानी से सीख ले। समाचार पत्र, छोटे बच्चे समाचार पत्र पढ़ना मन पसंद नहीं करते, उनको उसमें आनंद नहीं आता, इसलिए यह विकल्प आपका गलत होगा। बाल साहित्य बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि उसमें उनको मनोरंजन होता है, और जब मनोरंजन के द्वारा आएगा तो उनको पढ़ने में रुचि लगेगा, यानी यह बाल साहित्य आपका क्या है, सही है। पाठ्य पुस्तक हो ही नहीं सकता, पाठ्य पुस्तक में भी आप कम मन लगता है, पत्रिकाएं भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यानी विकल्प बी आपका क्या है, सही है। विकल्प ए, सी और डी गलत। अगला प्रश्न है बच्चों के भाषा सीखने में, बच्चों के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा सीख लेगा तब न शुद्ध उच्चारण करेगा। सुंदर लिखना भी नहीं है, सुंदर लिखावट जब सीखा रहेगा तब तो सुंदर लिख लेगा। बातचीत करना एक दूसरे के द्वारा जब वो आपस में वार्तालाप करेगा तो बच्चा कुछ उनकी सीखेगा और कुछ अपनी दूसरों को सिखाएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मारक बर्तनी भी नहीं हो सकता, ठीक, यानी विकल्प बी आपका क्या है, सही है। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, सही हो सकता है, लेकिन देख ले साहित्य की रचना प्राथमिक स्तर पर कोई बच्चा नहीं कर लेगा। अलंकारिक भाषा का प्रयोग बच्चों से उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है, बच्चों से केवल यही उम्मीद किया जाता है कि बच्चे जो भी बोलते हैं, जो भी कह रहे हैं अपनी टूटी फूटी शब्दों में, वह कहना क्या चाह रहे हैं। अध्यापक को उनकी टूटी फूटी शब्दों से उसके जो है व्यक्तित्व और उनके विचार तत्व को जानने का मौका लेना चाहिए। तो यह आपका विकल्प सी भी गलत है। वर्णमाला सीखना कोई मतलब नहीं, सीखना का मतलब रटना हो गया, यहाँ यह कोई शब्द नहीं, हम जो है इसको सही नहीं मान सकते, इसीलिए विकल्प ए क्या है आपका, सही है। अगला है प्रश्न 14, बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करते समय, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन जब कर रहे हैं तो एक शिक्षक क्या देखेगा कि बच्चा सही है या बच्चे के अंदर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शुद्ध वर्तनी, हम शुद्ध वर्तनी ठीक है देखते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी उतना सही नहीं हो सकता यदि बच्चा कुछ जानता है नहीं, कुछ पढ़ने में आ ही नहीं रहा है, तो शुद्ध वर्तनी कोई माने नहीं रह सकता। विचार तत्व, हम बच्चे को यह देखते हैं कि बच्चा क्या लिखा है, जो उसने बताना चाहा अपने शब्दों में वह बताया तो है कि नहीं है बताया, यहाँ रटी रटाई भाषा ही दे दिया है। तो यह चीज आपका विकल्प भी क्या है आपका सही। हमने एक दिन और आपको बताया, एक 3 इडियट आपने फिल्म देखा होगा, 3 इडियट में एक टीचर जो है वह जो है पूछ रहा है मशीन की परिभाषा, तो मशीन की परिभाषा जो बताने वाला स्टूडेंट है, जिसमें आमिर खान जो है मशीन की परिभाषा अपने शब्दों में बता रहा है, लेकिन वह अध्यापक जो है रटी रटाई भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है, जबकि रटी रटाई भाषा को एनसीएफ 2005 काट दिया है, इसीलिए यहाँ विचार तत्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाएगा। सुंदर लेखन भी नहीं हो सकता, व्याकरणिक ज्ञान तो कोई मतलब है ही नहीं प्राथमिक के बच्चों के लिए, इसलिए आपका विकल्प बी क्या है, सही है। किस प्रकार के बच्चों को लिखने में असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लिखने में यदि कठिनाई का सामना करना पड़े लिखावट में, तो यह सीधे सीधे डिस्ग्राफिया होता है, आप याद रख लीजिए। डिस्ग्राफिया मैं इसी पे आपको बता देता हूँ, यह लेखन में असमर्थता है, ठीक, लेखन में, ठीक। कैलकुलिया जो है गणना करने में, ठीक, कैलकुलेशन आप समझिए, गणना करने में। अफेजिया जो आपका होगा वह एक तरीके बोलने में, ठीक, बोलने में आपको दिक्कत होगी। और डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है, पठन विकार। आप इसी से समझ लीजिए, हमने आपको लिख दिया डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, गणना विकार है, डिस्कैलकुलिया अफेजिया बोलने का विकार है, और डिसलेक्सिया पठन विकार है, पढ़ने का विकार है, यानी पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ बोलने में समस्या हो, गणना करने में और यहाँ लिखने में, यानी कि
जो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं उन्हें लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विकल्प ए आपका सही है। आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं आपसे फिर यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें और साथ में लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।